नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश वक्फ पर सियासत उफ, इसमें आपका स्वागत है। ये जो उफ यानी हे भगवान, हे ईश्वर, ये क्या है? हमारे यहाँ मसले भी हिंदू और मुसलमान हो जाते हैं और देश की संसद या विधानसभाएं, जिनको इस महान देश ने इसलिए अपने संविधान सम्मत प्रक्रिया के तहत इनका निर्माण किया है कि यहाँ उन मसलों पर चर्चा हो जो देश को पूरी दुनिया में आगे ले जाए। लेकिन आप देखते ही हैं कि होता क्या है। अब वक्फ का ही ये मसला लीजिए, कोई एक मसला किसी कम्युनिटी के लिए ज़िद बन जाए या अपोजिशन के लिए ज़िद बन जाए, या आरोप ये लगता है कि रूलिंग पार्टी के लिए भी नाक का सवाल बन जाए। अब ये वक्फ का जो मसला है, जिस तरह से हमने देखा कि वक्फ बिल को सदन में पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 2010-11 में जो वक्फ की संपत्तियों की संख्या 4 लाख से अधिक थी, वो अब 2025 में 8 लाख से अधिक हो गई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती थी कि कम से कम 12,000 करोड़ आय इससे होनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल अक़लियतों यानी मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की वेलबीइंग के लिए, उनकी बेहतरी के लिए किया जा सकता है चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए। लेकिन आय होती है 163 करोड़ या 160 करोड़ से ज़्यादा, जो बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा है। जेपीसी में भी गया, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, संयुक्त संसदीय समिति में भी ये मसला गया और 44 संशोधन उन्होंने पेश किए, जिसमें से 14 के करीब, और ये दावा है सरकार का कि जो माने जाने वाले और बेहतरी के लिए थे उन्हें मान्य किया गया। अब सारी प्रक्रिया फॉलो की गई है, संसदीय प्रक्रिया, संविधान सम्मत प्रक्रिया, लेकिन ये मसला अब ऐसा बन गया है कि जहां ऐसा लग रहा है कि सदन में ये रूलिंग बीजेपी और अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के बीच में एक शक्ति प्रदर्शन हो गया, जबकि बात ये होनी चाहिए, अभी ये सब मसले तो आपस में बात करके चुटकियों में हल होने चाहिए और चर्चा इस पर होनी चाहिए कि चीन को कितनी जल्दी पीछे छोड़ेंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था कब बनेंगे, किस तरह से हिंदुस्तान के लोगों का भविष्य और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन नहीं साहब, दोनों पक्ष इस तरह से एक विषय पर आमने सामने हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इससे ज़रूरी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है देश के सामने कि वक्फ पर तय करिए साहब क्या होगा। बहरहाल, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डिबेट की तरफ चलें, अपने जो विद्वान हमारे पैनलिस्ट हैं, उससे पहले एक ये रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट है, पहले इसे देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। कुछ इसी अंदाज में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में वक्फ संशोधन बिल रखा। बिल्कुल साफ और स्पष्ट हिंदी में नॉर्थ ईस्ट के इस नेता ने वक्फ संशोधन बिल का मकसद बताया। संसद में उनके भाषण से स्पष्ट था कि बीजेपी ने किस तरह इस मुद्दे को गरीब और उपेक्षित मुसलमानों का मुद्दा बना दिया है। जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारा गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आपको बताइए। इधर कल तक विपक्ष को उम्मीद थी कि संसद में बिल पेश होने के पहले ही जेडीयू और टीडीपी बिल के विरोध में आ जाएंगी, लेकिन इस मुद्दे पर एनडीए एक रहा। दोनों ही पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया कि बिल लाने के पहले सभी पक्षों को सुना गया है, तो उधर अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया कि बिल नफरत की राजनीति का ही हिस्सा है। आपका ही आग्रह था कि कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं, तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी,
हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। संसद में वक्फ बिल के बहाने अल्पसंख्यक राजनीति के दूसरे मुद्दे भी गर्म हो रहे हैं। इधर बीजेपी एक बार फिर इस बिल के जरिए बड़े मुद्दों पर पीछे न हटने के अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अब वो सवाल भी देख लीजिए जो बंसल न्यूज़ ने उठाए हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है। पहला सवाल है, क्या बीजेपी ने इस बिल को गरीब और उपेक्षित मुसलमानों का मुद्दा बना दिया है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इस बिल में शामिल होंगे गरीब भी। बिल पर एनडीए की एकता क्या विपक्ष के मनोबल को कम करेगी? एनडीए या इंडिया ब्लॉक कह लीजिए। और सवाल नंबर 3, वक्फ बिल का मुद्दा आने वाले दिनों में क्या सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा या इसको इंडिया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रही है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मध्य प्रदेश के फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत उनका स्वागत करता हूं। बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे बृज गोपाल लोया साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। राजा रिजवी साहब हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वक्फ मामलों के जानकार हैं। वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सूफ़ी मोहम्मद कौसर मजीदी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन के, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं और ये कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राजा रिजवी साहब की तरफ रुख कर रहा हूं। राजा साहब, जिस मुल्क में मसले भी हिंदू मुसलमान हो जाएं, वहाँ बेहतरी की बात जाहिर तौर पर पीछे चली ही जाती है। वक्फ बोर्ड हो या मंदिर ट्रस्ट का मसला हो, जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ है, कोई गलती है, उसे दुरुस्त तो किया ही जाना चाहिए। और तरीका जाहिर है डेमोक्रेटिक ही है। और अगर किसी को एतराज़ है, आपत्ति है, तो देश की सुप्रीम अदालत के दरवाजे भी खुले हैं। आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? वक्फ से जुड़े मामलों को आप काफ़ी करीब से समझते भी हैं। जी देखिए, ऐसा है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 जो आज आया है, वो कहीं न कहीं मुसलमानों की अगर डेप्थ में आप जाएं, गहराई में जाएं, तो बहबूदी और तरक्की के लिए आया जी। और इससे परेशान, इस बिल से परेशान वही होगा जो वक्फ की जायदादों को जबरदस्ती दबा के रखे हुए है, या वो बिल्डरों के हाथ बेचे हुए है, या माल बने हुए हैं। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ इन वक्फ बोर्डों के मुतवल्लियों से, चेयरमैनों से, कि जब से वक्फ एक्ट बना है 1930 से, फिर उसके बाद कई संशोधन हुए 1995 में भी, 13 में भी, तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ क्यों बना था। वक्फ जो है वो फी सबीलिल्लाह है, यानी अल्लाह के वास्ते, यानी उसमें जो काम होगा वो तरक्की के लिए हो गया, बुनियादी तरक्की के लिए होगा, और दूसरे जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं, और उनके पढ़ाई के लिए, उनके अस्पताल के लिए, उनकी जो है एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, इसके लिए होगा। जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का ढांचा है, आज तक मुसलमानों ने इस पर तरक्की में क्या योगदान किया? वक्फ बोर्ड ने आज तक कितनी गरीब बच्चियों की शादियां कराई, मैं पूछना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड ने आज तक कितने गरीब, यतीम, मिस्कीन बच्चों को तालीम दिलाई। वक्फ बोर्ड ने आज तक कितने बेघरों को, जो बेवाएं यतीम हैं, उनके घरों का सहारा बने हों। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर वक्फ माफियाओं से वक्फ की संपत्ति को मुक्त कराने के लिए जी हाँ, जी हाँ, वक्फ बोर्ड के लोगों ने क्या किया? बिल्कुल रिजवी साहब, आपने बड़े मौजूद सवाल खड़े किए हैं और मैं तो ये भी सवाल करता हूँ कि कितने आईएएस उन्होंने बनाए हैं, ये भी बताएं। अगर आप उनकी बेहतरी के लिए गठित हैं, मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी रहे, अक़लियतों की नुमाइंदगी करते थे राजा साहब, आरिफ बेग उनका नाम था। उनका एक जुमला मैं कभी नहीं भूलता, वो हमेशा कहते थे मुसलमानों को 3 त की ज़रूरत है, तकली वाला त।
मैंने उनसे पूछा ये ता क्या है, उन्होंने कहा तालीम, तंजीम और तराजू। मैंने कहा तराजू से आपका क्या आशय है? उन्होंने कहा मुसलमानों में बेरोजगारी की वजह से गुस्सा है, अगर वो बिजनेस में आएंगे तो गुस्सा पीछे छूटेगा। मैं कहता हूं तालीम से आईएएस बनेंगे, बड़े बड़े ओहदों पर आएंगे तो ये गुस्सा खत्म होगा और इसकी ज़रूरत है। और कुछ यही बात नितिन गडकरी ने, मेरे ख्याल से ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, करीब एक पखवाड़े पहले नागपुर में कही थी। फिरोज सिद्दीकी साहब, क्या कांग्रेस को एतराज़ है इसमें? तमाम बातें हैं, जेपीसी बनी है, 14 संशोधन जो सुझाए हैं उनको मान्य किया गया है, मेरा टेसू यहीं अड़ा। क्या वजह अक़लियतों का मसला ज़ेरे बहस क्यों हो जाता है? जी देखिए, ज़ेरे बहस इसलिए हो जाता है कि इस सरकार की इंटीग्रिटी नहीं है। ये जो मोदी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की है, इसकी इंटीग्रिटी नहीं है। सवाल ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स की 5 मीटिंग हुई, किसी की भी मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये नहीं था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा और इसको बनाया जाएगा। एक आदमी मोदी सरकार में, एक इनको पूरे 25 करोड़ मुसलमानों में एक मुसलमान नहीं मिला जिसको ये हमारी नुमाइंदगी के तौर पर अपनी कैबिनेट में जगह दे देते कि हम भी जाकर उससे कह सकते थे कि साहब हमारी ये तकलीफ है, इसको दूर कर दीजिए। इनको पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक आदमी नहीं मिला, एक गरीब मुसलमान नहीं मिला जो इस गरीब मुसलमान को ये टिकट दे देते। आज 25 साल हो जाएंगे इस सूबे में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं है कैबिनेट में। तो जो लोग मुसलमानों की नहीं, लेकिन माफ कीजिएगा फिरोज साहब, क्या हम किसी भी मुल्क की तरक्की को इस पैमाने पे नापेंगे कि कैबिनेट में कितने सिख हैं, कितने जैन हैं? तरक्की ऐसे नहीं होती जी, मुल्क में ऐसे तरक्की नहीं होती। ये मुल्क जो है 7 धर्म है, इसमें विभिन्न जातियां हैं इस देश में, और ये हमारा पूरा भारत का एक समाज बनाता है। इसको जब आप एक कंपोजिट तरीके से देखेंगे तो ये गुलदस्ता, एक बुके है ये देश। इसमें एक फूल निकाल के आप एक तरफ रख दें और कहिए कि ये देखिए ये तरक्की हो गई। कहाँ तो फूल निकाला गया साहब? आप कह रहे हैं मुसलमानों की रिजवी साहब बहुत से बड़ा मुतासिर हुआ मैं जो बातें वो कह रहे थे। आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की शिक्षा वक्फ इसके माध्यम से हो जाएगी। आपने मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो फंड था, एजुकेशनल फंड था, वो बंद कर दिया, मदरसों की ग्रांट बंद कर दी, और आप कहते हैं मुसलमानों की तरक्की हो जाएगी। रिजवी साहब जरा मुझे बता दें ये कौन सा क्लॉज चलिए मैं आता हूँ कि अब नहीं, मैं रिजवी साहब से एक सवाल पूछ लेता हूँ। आप पूछ लें, मैं वक्त आएगा उनकी तरफ ले चलूंगा आपका सवाल। यानी व्यक्ति ऐसा क्लॉज बता दें कि इस क्लॉज से जो वक्फ बोर्ड है उसकी जितनी कब्जे हैं वो खत्म हो जाएंगे। सच्चर कमेटी ने कहा था कि 355 कब्जे ऐसे हैं जिन पर सरकार ने कब्जा किया हुआ है। सच्चर कमेटी के हवाले से ये भी पूछा गया था कि इतने कम पैसे क्यों आते हैं, 160 करोड़ से ज्यादा की इनकम क्यों है? 12 यही मैं सवाल कर रहा हूँ शरद जी, माफी के साथ आपको टोक रहा हूँ, खता कलाम कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं यही सवाल इनसे पूछ रहा हूँ कि इस बिल में आपको ऐसी कौन सी कंडिका दिखी, कौन सा सेक्शन दिखा जिसको दबाते ही जो है सारे का सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे? नहीं, ये दबाव तो बीजेपी के ऊपर है ही ना साहब। अब ये वक्फ बोर्ड पर आगे तो पूछा ही जाएगा ना कि 1200 करोड़ आ रहे हैं कि 163 करोड़ आ रहे हैं। ये प्रेशर तो बीजेपी पे। रिजवी साहब जवाब दे दीजिए। रिजवी साहब जवाब दे रहे हैं जी। शरद जी ऐसा है, हमारे लायक कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, मैं फिरोज सिद्दीकी साहब से ही पूछना चाहता हूं, उन्होंने हमसे पूछा है तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई और उस रिपोर्ट आने के बाद उसमें बताया कि एक समुदाय जो सबसे नीचे है उससे भी नीचे है यहाँ के मुसलमान, तो उसके बाद जिसकी सरकार थी उसने मुसलमान की बहबूदी और तरक्की के लिए क्या किया? हम कहते हैं वक्फ बोर्ड में ही संशोधन करके उनकी जमीनों पे स्कूल खोला देते मुसलमानों के लिए, उन बेवाओं के लिए व्यवस्था कर देते, और कोई चलिए मैं लौटता हूं और भी साथी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि मैं फिर कहूंगा कि मसलों को हिंदू मुसलमान मत बनाइए। फिरोज सिद्दीकी साहब ये बताइए कि मौलाना अबुल कलाम पे जा रहे हैं, आप पुरानी सरकारों पे जा रहे हैं, जी आप थोड़ी बीजेपी से, आप तो जर्नलिस्ट हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद से फिरोज साहब अजहरुद्दीन भी हमारी भारतीय टीम के कैप्टन रहे हैं,
ज़फ़र इकबाल मुझे याद आता है, हमारी हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं। प्रेसिडेंट अब वो किस तरह का ओहदा है आप सब जानते हैं, वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आरक्षण के मान से तमाम चीज़ें तय करना शुरू कर दें कि इतने इस जाति के लोग लीजिए तब भारतीय टीम मुकम्मल होगी, इतने कैबिनेट में लीजिए। आखिर ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी मुस्लिम कैप्टन है। कई बार सवाल उठ जाते हैं, मोहम्मद शमी पे कुछ निशाना बनाया जा रहा है कि साहब आपकी बेटी ने होली पे रंग क्यों लगा लिया। मोहम्मद शमी के लिए कहा जा रहा है रोज़े पर आपने पानी कैसे पी लिया। ये रवायत नहीं है इस मुल्क की। जी क्या कहेंगे? मैं चलूंगा बीजेपी के हमारे साथी। जी जी बीजेपी में आता हूँ रिजवी साहब, मैं ब्रज गोपाल जी की तरफ चल रहा हूँ। जी देखिए शरद जी, आज आपने सबसे पहले जहां से प्रारंभ किया था, मैं हमेशा आपकी हर बात का समर्थन करता हूं, मगर उसमें एक शब्द गलत था। ये जो आज का मसला है वक्फ संशोधन बिल का, ये हिंदू और मुस्लिम का मामला नहीं है। ये तो जिनके लिए वक्फ की गई है उनको अधिकार दिलाने का मामला। मैंने कहा इस मुल्क में हिंदू नहीं। मुसलमान के मसले क्यों हो जाते हैं? आज हमें ये बात करनी करता हूं, चाहिए, ये आज मसले हिंदू और मुसलमान का तो कोई चुटकियों में हल हो जाने चाहिए। भाई आज हम बात करें कि हमारी ट्रेन कहां से कहां पहुंचेगी, हम अंतरिक्ष में अपना यान कब भेजेंगे, और हम बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम 40 साल पीछे हैं। जी बिल्कुल 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 शरद जी, आप बिल्कुल पूरी बातें सही कह रहे हैं। 9,41,000 एकड़ जमीन, 8,72,000 प्रॉपर्टीज, इनके लोगों को अगर आप करके देखें तो ये 2 मॉरिशस बराबर, 5 सिंगापुर बराबर होता है, 12 मालदीव के बराबर होता है। इनका तो अपना अपना खुद का स्पेस स्टेशन होना था यदि वास्तव में ये संपत्तियां लोगों के हित और कल्याण में काम आती। और एक बात मैं फिर से कहता हूँ, जो हमारे फिरोज भाई ने एक प्रश्न उठाया था कि लोगों से सवाल कर रहा हूँ भाई भैया, मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, आप ही करेंगे। आपका सवाल लूंगा, फिरोज साहब लूंगा, अभी बोलने दीजिए उनको, बोलने अभी दीजिए। तक हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। बोलिए लोया साहब, बोलिए 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 लोया साहब। जैसे अज्ञानी को मैं बड़े निवेदन से पूछना चाहता हूँ फिरोज भाई पहले सुन ले। देखिए केवल आपको नहीं सुनेगा ये देश और प्रदेश। मैं एक बात आपसे कह दूं, आपने अभी दो बोलिए आज बड़ी खूबसूरती से पेश किया है किरण रिजिजू साहब ने। मैं तो उनकी हिंदी का कायल हो गया साहब, ये मुल्क कितना खूबसूरत है। जी शरद जी, उस बिल के कुछ अंश सुन लें कि पहली बार देश के इतिहास में कोई ऐसा बिल पेश हुआ है जिसमें 96 लाख याचिकाएं आई, 284 स्टेक होल्डर्स थे जिनका मत जाना गया, 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपना मत दिया, सैकड़ों मुस्लिम विद्वानों ने अपना मत दिया। पहली बार देखिए, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैं नहीं करूंगा शरद जी, जो है पार्लियामेंट में नहीं शरद जी, क्षमा चाहूंगा। नहीं देखिए फिरोज सिद्दीकी साहब, मोहब्बत जो है ना, वो मोहब्बत की जुबान सबसे बड़ी जुबान है साहब, और आपकी सारी बातों को बड़ी संजीदगी से लोया साहब ने सुना है, तो ये हक बनता है। मोहब्बत का हक है उनका आपके ऊपर। बोले लोया साहब, अब नहीं बोलेंगे वो मेरे भाई है, अब नहीं बोलेंगे। मेरी भी उनसे मोहब्बत है। फिरोज भाई अपने समय में बोलिए ना जो आपको बोलना है। जी कौन मना कर रहा है आपको? जी बोलिए मैं कहता हूँ कि इसमें पहली बार ऐसा संविधान में संशोधन हो रहा है जो पब्लिक डोमेन से निकल कर आया है, जो उसके स्टेक होल्डर से निकल कर आया है। और जहां रिजवी साहब बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं उसको भी सुन लीजिए। एक बात और कहता हूं शरद जी, आपने कहा था अभी कि इतने में कितनी कमाई होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, इस देश के पूरे शेयर बाजार की उतना मूल्यांकन नहीं है जितना 9,41,000 एकड़ जमीन का होता है, जितना 8,72,000 प्रॉपर्टीज का होता है। मगर इनकम कितनी है? 166 करोड़। और ये प्रॉपर्टी जब 4,72,000 थी तब इनकम थी 163 करोड़, यानी 4 लाख प्रॉपर्टी बढ़ने के बाद आए 3 करोड़ बढ़ी। अरे ये अपने आप में सिद्ध है। ये हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। एक बात और कहता हूं, आपसे ये प्रश्न जब बार बार किया जाता है तो आप इसका उत्तर क्यों नहीं देते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हैं किनके कब्जे में? हम ये कह रहे हैं। और अभी फिरोज भाई ने कहा कि सरकार में मुस्लिम मंत्री नहीं है, तो श्रीमान आप तो विरोधी इसका कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम को वक्फ में प्रवेश क्यों दे रहे हैं? चलिए आप इतने संकुचित हैं कुछ जल्दी से और छोटे सवाल लेके प्रवेश चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप भी जो है आज अच्छी तैयारी की है, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए लोया साहब ये चाह रहे थे कि वक्त उनका अधिक हो क्योंकि काफ़ी स्टडी की है उन्होंने। जी नहीं, अच्छी बात है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन के, सूफ़ी मोहब्बत साहब। बड़ा खूबसूरत शब्द लगता है सूफ़ी, इसी सरजमीन का शब्द है सूफ़ी साहब। क्या आपका नुक्ताए नज़र है
अगर मैं बात करूं वक्फ बिल को लेकर, क्या सोचते हैं आप? जी बताइए। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि किस तरह से, कितना तटस्थ रहते हुए आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी पत्रकारिता के फराइज को अंजाम दिए हैं। बाखुदा दिल बाग बाग हो गया। जी, बहुत और शुक्रिया। बाकी जो कुछ भी जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, तो बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई है। और हमारे राजा रिजवी साहब ने तो उसकी पूरी वजाहत कर दी। बस मैं उन्हीं बातों में सिर्फ एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि देखिए कि अगर कोई भी कदम सुधार के लिए उठाया जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसकी तहों में जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, वक्फ बोर्ड के जो मामला तय होते हैं, तो वक्फ बोर्ड का एक चुनाव होता है, वक्फ बोर्ड की एक चुनाव प्रक्रिया होती है। शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि वक्फ बोर्ड के चुनाव में वही वक्फ संपत्ति का होल्डर, स्टेक होल्डर, वोटर बन सकता है जिसकी वक्फ की आमदनी 1 लाख रुपए सालाना से अधिक की हो। क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि जिस वक्त की आमदनी कम हो? तो इसका मतलब यही है कि एक सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों के सिंडिकेट को बना दिया गया है वक्फ बोर्डों को, और इस वजह से यही एक जो है बीमारी की वजह है कि जिस वजह से आम मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। ये बात हकीकत है कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जायदाद को लीज के नाम पर औने पौने दामों में बेचा जा रहा है, और इस पर जो लोग काबिज हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी दौलत इकट्ठा कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों के हक की हकतलबी कर रहे हैं। अभी एक बात हमारे राजा भाई ने उठाई थी कि वक्फ बोर्ड ने कितनी शादियां कराई। तो देखिए, आज जो लोग इस सरकार के वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, किसी जमाने में वो कांग्रेस के चाहवानों वाले केस में भी कांग्रेस का विरोध करते थे। तो बिल्कुल बिल्कुल केस के बाद ही जो कानून बना था ना, वक्फ बोर्ड तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देगा। तो मैं आपके माध्यम से आज ये सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से कि मुझे 10 नाम बता दिए जाए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के जिनको आप 45 सालों में वक्फ बोर्डों ने गुजारा भत्ता दिया है। बहुत खूबसूरत बात कही सूफी साहब। मैं लौटता हूँ, लेकिन आप सब साहिबान के सामने मैं ये मसला भी रखता हूँ कि जब तुलसीदास जी ने, बाबा ने जब अवधी में रामायण लिखी तो पूरा काशी मुखालिफत करते हुए खड़ा हो गया कि संस्कृत देव भाषा है, ये क्या हो गया, ये किस तरह की गंवई भाषा में लिखा जा रहा है। लेकिन इसी तरह किसी भी अच्छी चीज़ के लिए खड़े होना पड़ता है। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा के खिलाफ जब आवाज़ उठाई थी तो बहुत सारे लोग एकजुट हुए, और वो सारे ताकतवर लोग थे। सारे ताकतवर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आज मुसलमानों को, और फिर मुसलमानों की बात मैं नहीं करूँगा, हिंदू हो मुसलमान हो, हमें ये देखना है हमारी तरक्की वहबूदी किस में है, ये बड़ा मसला है। राजा साहब, एक छोटा कमेंट आपका। जी, छोटा कमेंट है रहेगा, लेकिन जरा से सुन लीजिएगा जरा से 1 मिनट के लिए। जी जरूर, और ये बहुत जरूरी बात है। जरूर जी। देखिए, ऐसा है कि मुसलमान ही भारतीय जनता पार्टी को मौका देता है काम करने के लिए मुसलमानों के बारे में। 70 साल से मैं कहता हूँ वो आलमे दीन कहाँ मौजूद थे जो तलाक का मसला चल रहा था, 3 तलाक का तलाक। जिस तरीके से झटके का गोश हराम है इस्लाम के लिए, ऐसे तलाक भी जो ठीक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया आलमुद्दीन ने, और कुरान शरीफ का 28वां पारा 65 नंबर का सूरह तलाक, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर दिया। तो अब क्यों मौका मुसलमान देता है? यही मौका मुसलमानों ने वक्फ पे दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सलीके से इसको उठा लिया, और उठा करके अब वही बहबूदी और तरक्की की बात कर रहा है कि भाई तुम वक्फ बोर्ड में थे, क्यों नहीं अपनी कौम को तरक्की किया। ये जो विपक्ष के लोग हैं, सीए एनआरसी में ऐसा बता दिया, समझा दिया कि शाहीन बाग में लोग बैठे रहे, जबकि कहीं कोई ऐसा मसला नहीं था सीए एनआरसी वाला कि साहब मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, कहीं कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन विपक्ष लोग वरगला दिए। अरे भाई, वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उन्हीं के लिए था। तो अब ये वक्फ वाला जो संशोधन आया है बहुत शानदार है, ये पास हो जाएगा, आप देखिएगा मुसलमान बहुत खुश होगा इससे।
बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर अच्छी चीज़ के लिए हमें सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। लोया साहब, एक छोटा कमेंट आपका, फिर दोनों मेहमानों का कमेंट, और फिर मैं इजाज़त लूँगा। जी जी। मेरा तो बहुत छोटा सा कमेंट है शरद जी, एक बात आप समझिए, जिस तरह ट्रिपल तलाक ने इस देश की मुस्लिम महिलाओं को उससे निजात दिलाई थी, उसी तरह जो मिस्कीन और मोहताज हमारे मुसलमान भाई हैं, जिनके लिए वास्तव में अल्लाह के नाम पर लोगों ने वक्फ किया है, उनके जीवन को बदलने वाला ये एक ऐसा कदम है जो इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मुझे अच्छा लगा कि आज सुबह जब हम कवरेज के दौरान मुस्लिम समाज के कुछ नुमाइंदे, जिन्हें विपक्ष हो सकता है अपने नज़रिए से देखे, लेकिन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ही कहा, उन्होंने क्या प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना का फ़ायदा हमको नहीं मिलता है? क्या 80 करोड़ लोगों तक जो अनाज पहुंच रहा है, वो अनाज क्या हमारे घर नहीं आ रहा है? क्या हम जो हैं वो लाडली बहन नहीं हैं? हमारी बहनें जो है हमारे घर में जो हमारी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का मसला कहाँ आ जाता है साहब? संविधान में ये कहाँ इजाजत है? फिरोज सिद्दीकी साहब जी। देखिए, तीनों पैनलिस्ट ये नहीं बता पाए, ना ही इनके मंत्री बता पाए कि ये किस वक्त ऐसी कौन सा हमने नया क्लॉज डाला है जिसकी वजह से अब वक्त में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, सारी जमीनें छूट जाएंगी और आमदनी 12,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। कोई नहीं बता पाया ये। इन्होंने 3 संवैधानिक उल्लंघन किए, आर्टिकल 26 का, आर्टिकल 29 का, आर्टिकल 30 का। इन्होंने ये भी किया है कि अब हम मुसलमानों को, रिजवी साहब आप भी तैयार हो जाइए और सूफी साहब आप भी तैयार हो जाइए, वक्त करेंगे तो आपको भी सर्टिफिकेट लेना कि आप 5 साल से ज्यादा मुसलमान है, तैयार हो जाइए दोनों लोग। चलिए, और ये कागजात वागजात तैयार कर लीजिए। ये अभी मोदी सरकार ये कानून ला रही है। जी जी, बोलिए लोया साहब, जल्दी से बोल लीजिए लोया साहब। इतना कहना है कि किसी की संपत्ति छुड़ाएंगे नहीं, मगर 5 साल का भी अगर मुसलमान नहीं है, अरे प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है तो वो वक्फ करेगा क्यों? पहले ये तो सोच लीजिए। वक्त कम है। आपने सीएए में भी कहा था कि रिजवी साहब आपको भी कागज बताने पड़ेंगे, सेफ्टी साहब आपको भी बताना पड़ेंगे, मगर आज तक वक्त कम है। लेकिन फिरोज साहब, आपने जो सवाल खड़ा किया है, मैं ये नहीं कहता कि उस सवाल में दम नहीं है, लेकिन ये सवाल कुछ इसी तरह का है कि एक टीम सेलेक्ट की है फाइनल के लिए या वर्ल्ड कप के लिए, और आप कह रहे हैं कि ये बताएं कि ये जीतेंगे कैसे, ये हमको जरा समझा दें। इन स्विंग फेंकेंगे कि आउट स्विंग फेंकेंगे बॉलर, ये शतक बनाएंगे ऊपर वाले 2 या नहीं बनाएंगे? ये दबाव टीम के ऊपर बेहिचक है। आपका सवाल एकदम मौजूद है और ये टीम को करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, नहीं तो 2 साल बाद इसी सदन में आप पूछेंगे कि साहब हमने तो चलिए नहीं बढ़ा पाए, 166 करोड़ हो गया, आपने कितना। ये दबाव बीजेपी के ऊपर है। यही अर्ज कर जी रहा हाँ, वो ले रहे, थोड़ा वक्त तो देंगे आप। समझा दे तो हाँ मैं जी, इसी के समर्थन में बोलने लग जाऊंगा। वक्त तो देंगे आप। चलिए सूफी साहब, कंक्लूडिंग कमेंट आपका, मोहम्मद कौसर साहब जी। देखिए, कयासों से और शक और शुबहात की बातें करके किसी समाज को के अंदर संदेह पैदा करना ये दुरुस्त बात नहीं है। हमें यकीन रखना चाहिए हमारे मुल्क के जमहूरी निजाम की। देखिए, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, यही लोकतंत्र की परंपरा है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन साथ ही हमें ये देखना है कि हमारे देश का संविधान और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हमेशा जब भी किसी के भी साथ गलत हुआ है, उसने हमेशा इंसाफ करने का काम किया है। अगर कोई खामी है तो उसको कानून देख लेगा, इस पर इतना अवहेला करने की कोई जरूरत नहीं। कोर्ट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, बहस मुबाहिसे के लिए संसद हैं, और जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये राज्य सरकारों का इख्तियार है, ये उनका हक है, उनके हम इख्तियार में कहीं कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है साहब कि मोहब्बत से जवाब देने की कोशिश करिए। हिंदू मुसलमान को 47 में भी लड़ाया गया, इसके बाद जितने दंगे हुए उसमें भी लड़ाया गया। ये बात अंग्रेज़ों ने बड़ी बखूबी समझी थी और ये सिलसिला चलता ही रहा। बंद कीजिए अब इसको। न मुसलमान ये सवाल पूछें कि मस्जिद में किसी ने क्या बम फेंका था, जो मध्य प्रदेश की घटना थी, सुतली बम कोई डाल गया था क्या। न मुसलमान ये सवाल पूछें कि होली का रंग पड़ गया है तो ये दिक्कत कर देगा, और ना हिंदू ये बात कहें कि नहीं भैया हमारा जुलूस तो यहीं से निकलेगा साहब, हम तो इधर से ही निकालेंगे जुलूस। मोहब्बत ही वो रास्ता है, और कोई गलती कहीं हो भी जाए तो जो जिंदा कौमें हैं, वो जिंदा कौमें कहती हैं कि कुछ इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान किया, कुछ से माफ़ी मांग ली
और कुछ को माफ़ कर दिया। यही तो ऊपर वाला भी कहता है, जिसको हम ईश्वर और अक़लियत में खुदा कहा जाता है उसको। तो क्यों आप अड़े हुए हैं साहब इस मसले को लेकर? आपके पास तमाम फोरम है, बहस करिए, आगे बढ़िए और तरक्की की तरफ चलिए। तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं और इसमें जितना फ़ायदा हिंदुओं का है, मुसलमानों का भी उतना ही फ़ायदा है और आगे बढ़ना ही हमारा सबका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक बेहद संजीदा मसले पर बिना चीखों पुकार के हमने बात की और मैं समझता हूं कि ये भी एक बड़ी कामयाबी है और मैं मुबारकबाद देता हूं कि सदन में भी इसी तरह बातचीत हो, बहस मुबाहिसे हो, क्योंकि समझदार लोग मुझे लगता है कभी चिल्लाते नहीं। मैं तो यकीनी तौर पे नहीं हूं, इसलिए मेरी आवाज़ ऊंची हो जाती है, लेकिन आप सब साहिबान से मिलकर बड़ा मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लगातार देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।